ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर हम लोगों ने डिटेल्स में कर लिया है। ठीक है, तो फिर चैप्टर का रिवीजन करेंगे। डिटेल्स में अगर आपने किया है तो रिवीजन डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, कोई भी चीज़ को अगर स्टार्ट करो ना, उसके पहले की कहानी आपको मालूम होना चाहिए, तब वो चैप्टर या वो जो टॉपिक है वो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो पहले की स्टोरी क्या थी इसकी, थोड़ा सा माइंड, एक सेटअप लग जब हो जाएगा माइंड, माइंडसेट जो होता है ना, एक वो सही होना ज़रूरी है, वो रेडी होना ज़रूरी है, माइंडसेट का प्रिपेयर होना ज़रूरी है। तो इससे पहले की स्टोरी थी हमारे पास कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर दो मेन पावर अराइज हुई थी, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर। ठीक है, इनके बीच में कोल्ड वॉर चलता था और यही डोमिनेट करते थे वर्ल्ड को। कुछ रशिया के फेवर में कंट्रीज होती थी, रशिया के इन्फ्लुएंस में, और ज़्यादातर कंट्री अमेरिका के इन्फ्लुएंस में होती थी। ठीक है ना, तो ये एक कोल्ड वॉर चलता रहता था। तो डेफिनेटली दोनों ही एक दूसरे को सोचते थे कि आगे चले जाएं, आगे बढ़ जाएं। तो ये तो एक ग्रुप चल रहा था। ठीक है, ये एक जो दो ये थे मेन, जो कोल्ड वॉर के जो दो मेन पोल थे वो चल रहे थे। अब इसके अलावा बाकी, भाई बाकी और भी तो कंट्रीज हैं, मोर देन 200। भाई कुछ कंट्रीज उधर चली गई, कुछ कंट्रीज इधर आ गई, इसके अलावा भी तो कंट्रीज बची। तो वो भी तो अपनी सिक्योरिटी, अपना एक पावर बनाना चाह रही होंगी कि यार हमारी भी अपनी एक पावर हो, कब तक हम इनके ही छत्र छाया में रहेंगे, है ना। तो फिर वहाँ से फिर एक ऑल्टरनेटिव, एक और पोल्स, पोल्स नहीं कहेंगे, हाँ ऑल्टरनेटिव कुछ ग्रुप बने, जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, अपनी सिक्योरिटीज़ को मजबूत करने के लिए ग्रुप बनाए अपने अपने रीजन, अपने अपने कॉन्टिनेंट में। ठीक है ना, तो बस इसी को हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स थे कंट्रीज़ का वर्ल्ड में, अपार्ट फ्रॉम अमेरिका एंड यूएसएसआर। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग पढ़ेंगे ईयू, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन, सबसे बड़ा ग्रुप एक तरह से कह सकते हो। आफ्टर उन दोनों ग्रुप के बाद, रशिया और इसके अमेरिका के बाद ईयू, फिर एशियन बना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। इसके अलावा भी और भी एक आध छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, लेकिन ये दो मेन जो ग्रुप्स हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो ईयू एंड एशियन, इसके अलावा फिर और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जापान के बारे में पढ़ेंगे, अपना इंडिया का भी पढ़ेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो इमरजेंस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, किस तरह इमरजेंस हुआ डिफरेंट, यानी कि जो यूएसए और यूएसएसआर के अलावा, तो और दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स कौन कौन से बने। तो ये हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन। तो डिटेल्स में देखो लेक्चर पढ़ चुके हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए जस्ट एक रिवीजन टाइप चल रहा है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन में हेडक्वार्टर जो है इसका बेल्जियम में है। और यूरोपियन यूनियन में डेफिनेटली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, देखो यहाँ पर आपको सब कंट्रीज़ दी हुई हैं, है ना। तो ये कंट्रीज़ का पोलैंड हुआ, रोमानिया हुआ, इटली हुआ, तो ये कंट्रीज़ ने, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी तरीके से बैकअप, मतलब बहुत पीछे चली गई थी, बहुत ज़्यादा पीछे चली गई थी। तो ऐसे में इन कंट्रीज़ का साथ में आना ये बहुत ज़रूरी था। किन कंट्रीज़ का, ये कंट्रीज जो दिख रहा है, ये इनका साथ में रहना बहुत ज़रूरी था इनके लिए। ठीक है, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मेन जो रीज़न था बाउंड्री से रिलेटेड, मेन रीज़न था। तो बाउंड्री सिक्योर करनी थी इनको। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट बने इन कंट्रीज़ के आपस में, बहुत सारे एग्रीमेंट ऐसे बने जहाँ पर दो एक दूसरे के बाउंड्रीज़ को ये नहीं करेगा और डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ग्रुप, ये पूरी डिटेल्स में आप पढ़ लेना, क्योंकि रिवीजन में करा रहा हूँ। तो इस तरह ग्रुप में एग्रीमेंट बने, मिलिट्री एग्रीमेंट बने। इनके मिलिट्री एग्रीमेंट में जैसे जो पावरफुल इसमें कंट्रीज़ थी, वो अपनी मिलिट्री हेल्प करती थी दूसरे जो वीक कंट्रीज़ को, वेपन्स देती थी। इसके अलावा बिजनेस में, ट्रेड में एक दूसरे को हेल्प करने लगे, करेंसी एक कर दी गई, है ना। ईयू करेंसी एक हो गई ना, क्या बोलते हैं,
नाम ही नहीं याद आ रहा है, देखो डॉलर एंड पौंड, तो यूरो करेंसी कर दी गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपस में इन्होंने एक ग्रुप बनाकर बिजनेस में हेल्प की, बिजनेस में एग्रीमेंट किए, एक दूसरे से टैक्सेस कम, इजी बिजनेस हो जाए इजी तरीके से, बिना किसी रुकावट या बिना किसी लाइसेंसिंग के। अब यहाँ पर ऐसा है कि अगर किसी एक कंट्री का जो पासपोर्ट है तो वीज़ा बाकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेने की, है ना। जैसे कि एक का वीज़ा है तो बाकी वो वीज़ा पास सारे कंट्रीज में काम आएगा, कहीं भी घूमो। तो ऐसे ऐसे कुछ डिटेल्स में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। फिर देखो मार्शल प्लान जो था, ये बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि यूरोप कंट्रीज पूरी तरीके से डिश मतलब डेमोलिश हो गई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पूरी तरह डेमोलिश हो गई थी। तो इसमें ऐसे में क्या किया इसने, क्या बोलते, अमेरिका ने बहुत ज़्यादा हेल्प की यूरोपियन कंट्रीज़ को। अमेरिका ने हेल्प क्यों की, क्योंकि डेफिनेटली वो एक बड़ी पावर था और अपना इन्फ्लुएंस रखना चाह रहा था दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, ठीक है। तो इसने हेल्प की जिससे कि यूरोप पूरा सपोर्ट में रहे। तो हेल्प क्या की, द मार्शल प्लान वॉज प्रपोज बाई फॉर्मर यूएस सेलेक्टर यूएस सेक्रेटरी स्टेट नेम जॉर्ज मार्शल इन 1947। तो 1942 1945 को वॉर का एंड हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये 1947 के बाद है। तो ये प्लान क्या कह रहा है, प्लान कह रहा है कि द प्लान वॉज कम्प्लीटली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक हेल्प टू यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। तो 13 बिलियन का फॉरेन एड दिया, $13 बिलियन का फॉरेन एड दिया। सो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द स्टेट वर्स सेवरली अफेक्ट, बहुत ज़्यादा मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अफेक्ट थे। तो ऐसे में ये जो प्लान था मार्शल प्लान, जो अमेरिका ने हेल्प करनी चाहिए, तो ये बहुत ही बड़ा रोल इस प्लान ने प्ले किया, बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। सो वो मोर अबाउट, अगर मार्शल मार्शल प्लान की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें डिटेल्स में लिखी हैं, ये पढ़ लेना। तो यही है कि फाइनेंशियली हेल्प की, बिजनेस से हेल्प की, तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर नाटो ने इस्टेब्लिश किया सारा मार्शल प्लान कि किस तरीके से कहाँ कैसे हेल्प की जाएगी जिससे कि कंट्रीज़ वापस आगे आ सके। और यूरोप ने देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पूरी तरीके से जब वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो गया था, लेकिन वापस देखो आगे आया ये अमेरिका के सपोर्ट से काफ़ी आगे आया ये, ठीक है। तो ईयूज़ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, क्या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस यूरोपियन कंट्रीज़ का रहा है, देखो इन 2005 द ईयू हैड द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 2005 में तो ईयू की लार्जेस्ट इकोनॉमी थी विद जीडीपी मोर देन 12 ट्रिलियन और स्लाइटली मोर देन द यूएस, बट द यूएस ओवर टू 2016। 2016 में ईयू को ओवरटेक कर लिया यूएस ने। अब यूएस तो एक सिंगल कंट्री है, बट अब ईयू कैसे इतना आगे, क्योंकि ईयू काफ़ी कंट्री से मिलकर बना है। तो ईयू तो एक ग्रुप है, यूएस तो एक जस्ट एक कंट्री है। तो डेफिनेटली जब सारे इतने सारे कंट्रीज हैं ईयू में, तो इसलिए ईयू आगे था, ठीक है। तो द यूरो इज़ ऑल्सो सीन अ मेजर इकोनॉमिक पावर एंड थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। तो यूरो भी इतना ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ गई थी कि यूएस डॉलर तक को इसने पछाड़ना स्टार्ट कर दिया था। द यूरोपियन, तो समझ गया। तो ये हमें ये समझ में आता है कि जो मार्शल प्लान बना, जो कि अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी हेल्प थी फाइनेंशियली, जिससे कि यूरोप कंट्रीज़ को आगे बढ़ने का मौका मिले। कुल मिला के ये बात थी। अब इसको आप है ना पूरा अंदर से डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि चैप्टर तो हमसे रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है ना। ये तो देखो यूयू का मिलिट्री इन्फ्लुएंस क्या हुआ। द यूयू कंबाइंड आर्म फोर्स आर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट। यूयू के अगर कंबाइंड फोर्स की बात करें, यानी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं यूयू के अंदर, इन सब की कंबाइंड फोर्स की बात करें सेकेंड लार्जेस्ट होगा। यूके और फ्रांस को तो न्यूक्लियर आती उनके पास वेपन्स भी हैं, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के पास। तो डेफिनेटली एक पावरफुल, अगर मिलिट्री में पॉइंट ऑफ बात करें, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, काफ़ी पावरफुल ये एक ग्रुप माना जाएगा, ठीक है। फिर यूरोपियन करेंसी जो है यूरो, तो यूरो है ना, जो भी इनके ग्रुप में जो भी कंट्रीज़ हैं, ये हर जगह वही सेम करेंसी चलेगी। तो इससे एक आसानी ये हो गई बिजनेस करने में, और आसानी हो गई। तो कुल मिला के इस तरीके से यूरो का बिजनेस बढ़ता गया और काफ़ी आगे यूरोप कंट्रीज़ निकल गई हैं। तो हमें पता है यूरोपियन कंट्रीज़ रिच होती हैं, हम बोलते हैं ना बहुत यूरोपियन, अरे यूरोप है यार ये तो क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक दूसरे को सपोर्ट करके इकोनॉमिकली बहुत आगे लेकर गए, ठीक है। तो ये था यूरोप की कहानी भाई। यूरोप ने अपना ग्रुप बना लिया था, अपने कंट्रीज का ग्रुप बना लिया था, जिसमें मिलिट्री और वो सारी चीज़ें एक दूसरे को हेल्प की जा रही थी।
बिजनेस में, मिलिट्री में, सिक्योरिटीज़ में, सारी चीज़ें। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन जैसे कि आपका इंडोनेशिया और मलेशिया, वो साइड की जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के, तुम और ईस्ट में देखोगे, इंडिया के ईस्ट में देखोगे तो कंट्रीज तुम्हें दिखाई देंगी। ठीक है, तो साउथ ईस्ट मतलब थोड़ा साउथ में रहेंगे तो एशियन, तो इन कंट्रीज़ ने के पास भी ये ज़्यादातर कंट्रीज जो थी वो नई नई फ्रीडम मिली थी इन कंट्रीज़ को। जो कॉलोनीज थी किसकी, ब्रिटिश की, इनको ज़्यादातर नई वो फ्रीडम मिली थी। क्योंकि जब ये बना, क्या बोलते हैं, यूएन बना, तो यूएन ने काफ़ी कंट्रीज़ को फ्रीडम मतलब आज़ादी दिलवाई, और ब्रिटिश जो कॉलोनीज़ थी उनको वहाँ से या ब्रिटिश रूल्स को हटवाया। तो नई कंट्रीज़ थी, अब इनको भी आगे बढ़ना था। जब इनको आगे बढ़ना था तो डेफिनेटली इनको एक दूसरे को कोऑपरेशन करना था, एजुकेशन में, सिक्योरिटी में, डेफिनेटली इकोनॉमिक पॉलिटिकल तो ही मिलिट्री में, सोशल कल्चर में एक दूसरे को हेल्प करना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे में इन कई कंट्रीज़ ने मिलकर आपस में एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं एशियन। ठीक है, तो एशियन देखो कैसे स्टार्ट हुआ, ये पूरी स्टोरी पढ़ लेना यार। ये तो पहले कौन था, फिर बाद में कौन आया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इस तरह धीरे 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 आगे बढ़ते गए। और जो प्राइमरी गोल था वो इकोनॉमिक ग्रोथ था, क्योंकि कंट्रीज उस टाइम बहुत पीछे थे। ये कंट्री उस टाइम बहुत पीछे थे। और सेकेंडरी जो गोल था वो पीस रखना था। पीस, ये भी एक गोल था कि लड़ाई ना हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा डिस्टर्बेंस भी था अपने और पॉलिटिकल पार्टी का, और जो भी नहीं, हर जगह एक कोई ना कोई एक रहता ही है ग्रुप जो डिस्टर्ब करता है। फिर लेटर और भी कई कंट्री ज्वाइन हुए हैं। पहले वो जो कंट्रीज थी जो मैंने ऊपर बताया था, इंडोनेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, मलेशिया हुआ, फिलीपींस हुआ। फिर जो ज्वाइन किया है बाद में वो ब्रुनोई, ठीक है, वियतनाम, लाओ, पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार, बर्मा, कंबोडिया, ये सारी कंट्रीज़ ने बाद में और ज्वाइन करके और बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश की, मतलब बनाया। द एशियन एस्पायर इस्टेब्लिश सुपर नेचुरल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। द एशियन वे इज फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल एंड नॉन कॉन्फ्रेंशियल एंड कोऑपरेटिव इंटरेक्शन दैट इस मेंबर स्टेट, तो आपस में कोऑपरेशन रखना था इनको, कि वही बाउंड्रीज तो मेन होती है, सिक्योरिटी मेन होती है, वो इस तरीके से डिस्टर्बेंस ना हो आपसी। हमेशा जहाँ पे रहो उसके अगल बगल से बना के रखो, भाई इसी में फ़ायदा होता है। थ्री पिलर क्या है एशियन के, जो एशियन जो ग्रुप बना है, एक तो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, फिर एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है, और फिर सोशल एंड कल्चर कम्युनिटी। तो भाई एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या देखेगी, कंट्रीज़ की सिक्योरिटी देखेगी, क्योंकि बॉर्डर को डिस्टर्ब ना करे, है ना, कोई हमारे ज़मीन में कब्जा ना कर ले। तो ये तो एक सिक्योरिटी देखेगी ना, कोई हमारे पर वॉर ना कर दे, तो इसे सिक्योरिटी में आएगा। ठीक है, और इकोनॉमिक में बिजनेस बढ़ाना है एक दूसरे को, यानी एक दूसरे कंट्री पे अपना सामान बेचना है बिना किसी ज़्यादा लाइसेंसिंग के, है ना। तो इससे एक इकोनॉमिकली एक दूसरे को जब सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। फिर एशियन सोशियो कल्चर, जो ये तीन जो पिलर हैं, भाई ये सीधी बात है, एक दूसरे कल्चर को आगे बढ़ाना है, हेल्प करनी है। सोशल का मतलब क्या होता है, हेल्प होती है ना, हेल्प करनी है। कहीं पर कोई सुनामी आ गया, बाढ़ अक्सर आया करती है, भूकंप आया करते हैं, तो एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। तो 2020 तक के विज़न क्या है, एशियन विजन टू वॉज अडॉप्टेड बाई मेंबर नेशन एंड कोलनपुर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो क्या था देखो, ऑल मेंबर गवर्नमेंट वोट टू मेक द रीजन मोर पीसफुल एंड सपोर्टेड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू डिप्लोमेसी। तो कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट रहता ही था, ऐसा नहीं कहीं कुछ ना कुछ अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो और उस कंट्री के अंदर। एज फर्दर कमिटमेंट द पीस एंड स्टेबिलिटी, द ऑर्गेनाइजेशन वोट टू मेक द साउथ एशियन रीजन इन न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, फिर कंबोडिया में भी काफ़ी एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसको ख़त्म करना था। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे, किसमें, इकोनॉमिक में। तो बस यही 2022 का विज़न था। अभी तो खैर बुक का सिलेबस हमारा आगे पहुंच गया है,
2024 चल रहा है, लेकिन बुक का सिलेबस अगर पहले का है तो इस तरह 2020 की बात लिखी गई कि इकोनॉमिक बहुत स्ट्रांग बनाना है, विदाउट लाइसेंसिंग बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है। ये सारी चीज़ें एशियन में हुई। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। तो चाइनीज़ की जो इकोनॉमी तो पहले बहुत वीक थी, ठीक है, लेकिन 1978 के बाद बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी। पहले बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी, और यहाँ तक कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2040 तक का, ऐसा मानना है। बाकी सेकंड नंबर में तो है ही है, ठीक है। जी सब नहीं। तो एक काम करो, पहले जितना मैंने पढ़ाया है उसी को कंप्लीट करो, और इसमें जो डाउट हो, जो इसमें जो पढ़ाया है वो पूछो आप, ठीक है। तो बाकी का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।